प्यार की कहानी सदा आधी ही अधूरी है। प्यार की कहानी सदा आधी और अधूरी है, लोग कहें पूरी है कि पूरी है कि पूरी। नीरज जी ने कहा था आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मैं 30 दिन जेल में रहा, जॉर्ज फर्नांडीज के साथ था मैं। जी 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 तो रेलवे में हड़ताल हुई, जी जी। मजदूरों के लिए लड़ने वाला एक ही ऑफिसर था, वो मैं था। 31 साल आपने नौकरी करी रेलवे में। जी जी। उसके बाद अचानक आपको ऐसा क्या लगा कि अब मुझे कंस्ट्रक्शन में जाना है, बिल्डिंगें बनानी है? हम दो जिंदगी जी रहे हैं, एक बनावटी बाहर जब जाते हैं जी और एक असली जिंदगी। ए हिमखंड गलो मत ऐसे जैसे मेरी उम्र गली, मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। मैं जो साहित्य को चुटकुले में ले जाते हैं उनसे मैं हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ। अगर आपके व्यापार में ईमानदारी नहीं है तो कुछ दिन चलेगा, चमकेगा, बहुत चमकेगा, और फिर वो इतना धूमिल हो जाएगा वो सोने से लोहा बन जाएगा। नमस्कार, India.com के लेखक से मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहा हूँ जो कहते हैं ईंट पत्थर और रेत में भी प्राण होते हैं। इसी ईंट पत्थर और रेत से जिन्होंने 50,000 रुपये से लेकर 5,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया, लेकिन साहित्य साधना नहीं छोड़ी। 88 साल की जिनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी भी शब्द साधना में रमे हुए हैं। साहित्य भूषण से लेकर साहित्य रत्न तक कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे और दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर राज करते हैं। आपका नाम है BL गौड़, यानी बनवारी लाल गौड़ साहब। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ईंट पत्थर और रेत के बीच एक कोमल हृदय साहित्यकार और कवि का जन्म कैसे हुआ सर? कि पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। क्या बात है सर। पत्थरों की काट से जो शोर होता है, जी। समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। और सच कही है बात जो मैंने कही, ईंट पत्थर रेत में भी प्राण होता है। ईंट पत्थर रेत में भी प्राण होता है। तो सर, बचपन से ही शौक था कविता कहानी लिखने का? हाँ, ये प्रश्न इतना जटिल है साहित्य में कि दुनिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जी, और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ इंजीनियर बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। लेकिन सारी दुनिया में एक भी वर्कशॉप ऐसी नहीं है जहाँ गीतकार बनाया जा जी सके। बिल्कुल सही सर। साहित्यकार नहीं बना सकते आप, ये तो जन्मजात माँ के पेट से लेकर के जन्म से पैदा होते हैं। सर, आप लिखते हैं, अब जाने वो दिन कहाँ गए, वो सांझ सलोनी कहाँ गई, वो नीम अंधेरे कहाँ गए, वो भोर सुहानी कहाँ गई। पुराने दिनों को आप कैसे याद करते हैं सर? ऐसा है, अतीत हमेशा बहुत प्यारा होता है। उसका कारण है कि जो हर क्षण परिवर्तन हो रहा है आज दुनिया में, और अगर आप जागृत नहीं हुए, अगर आप समय के साथ नहीं भागे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। जी। लेकिन वे जो दिन थे जो बीत गए हैं वो बहुत स्वीट थे, वो मेमोरीज बहुत अच्छे थे, वो लोग बहुत अच्छे थे, अपनापन था, प्यार था। तो अब की दुनिया में अपनापन नहीं है? नहीं, आज ज़्यादा भौतिकवादी हो गए नो ना, आज की दुनिया में प्यार का तो नाम ही मत लीजिए आप। मैंने आज ही लिखी है सुबह एक कविता। सर, कुछ लाइनें मैं सुना देता हूँ आपको। प्यार की कहानी सदा आधी ही अधूरी है। क्या बात है। प्यार की कहानी सदा आधी और अधूरी है, लोग कहें पूरी है कि पूरी है कि पूरी। क्या बात है सर, क्या बात है। प्यार की कहानी सदा आधी और अधूरी है, हो रहे धरा पे आज कोने कोने युद्ध हैं। बिल्कुल। हो रहे धरा पे आज कोने कोने युद्ध हैं, अब न आते याद हमें गांधी और बुद्ध हैं। सही बात, बिल्कुल। ये न केन प्रकारेण अपना देश है बचा हुआ, सीमाओं की चौकसी से दो पड़ोसी क्रुद्ध हैं। सीमाओं की चौकसी से दो पड़ोसी क्रुद्ध हैं, और आदमी की सोच अब तो हो चली है आसुरी। आसुरी समझते हैं आप? राक्षसी प्रवृत्ति। आदमी की सोच अब तो हो चली है आसुरी, इसलिए ही आदमी की आदमी से दूरी। सर क्या बात है सर, क्या बात है। सर, एक मेरा सवाल और है कि आपसे, क्या आप अपने बच्चों नाती पोतों को भी कविताएं सुनाते हैं इसी तरह से? और घर में साहित्य का माहौल कैसा है? क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत है आप, मुझे लगता है कि लोग ये जानना चाहते होंगे कि आपके घर का माहौल साहित्य का। ये कुछ ऐसा प्रश्न है कि अगर मैं सच्चाई की बात कहूँ तो बच्चों में एक मेरा पोता थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता है,
और मेरा जो बेटा मनोज है वो भी जब भी देखता है तो मुझे वो भेजता है। लेकिन हाँ, मेरी बेटी है, जी जी। वो यहीं नोएडा में रहती हैं, शी इज़ अबाउट 51। वो बहुत इंटरेस्ट लेती है साहित्य में। हाँ, साहित्य में इंटरेस्ट लेकिन वो साहित्य लिखती कुछ नहीं है। मैं उसे कहता पाठक हूँ आपकी, पाठक है हाँ, आपकी। लेकिन वो समझती है और फिर पूछती है फ़ोन करके, पापा इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, फिर मैं उससे समझाता हूँ। नई पीढ़ी मतलब कटी हुई है साहित्य हाँ, से। नई पीढ़ी के पास वो समय है नहीं असल में। और फिर हमारे बच्चों की, दोनों पोतों की जो एजुकेशन हुई वो इंग्लिश से ओरिएंटेटेड है, मतलब 3-3 साल के डिप्लोमा वगैरह ये लंदन से करके आए हैं। तो डायरेक्टली दे हैव कम इन बिजनेस। जी जी जी। तो वो परिवेश भी उस तरह वो का नहीं परिवेश भी जो वैसे ही आपको है। मिला। हाँ, तो कविता के लिए सबसे पहले तो अपनी भाषा जरूरी है, जी बिल्कुल। जो उनके पास नहीं है। जानते हैं हिंदी, घर में हिंदी बोलते हैं, माँ को माई कहते हैं, मम्मी डैड नहीं कहते, जी पापा कहते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, यानी बोलचाल में समझ भी लेते हैं। उन्हें ये भी पता है कि दादाजी हिंदी में एक बड़े ऊंचे मुकाम पर हैं, जी। ये जानते हैं वो। तो कैसा लगता है, मतलब ये भाव लगता है कि कभी कभी की पीढ़ी को भी साहित्य में थोड़ा योगदान देना चाहिए था। हाँ, एक्चुअली क्या है कि साहित्य साहित्य आदमी को मनुष्य बनाता है। जी एक परिभाषा ये है मेरी कहने की। आदमी तो हम सभी हैं, जी बिल्कुल। लेकिन मानव बनना बहुत मुश्किल बात है। साहित्य वो संस्कार देता है। हाँ, जी बिल्कुल। नीरज जी ने कहा था, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, बिल्कुल। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। गांव के माहौल से शहरी माहौल में फिर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें आपने बनाई, जहां निर्माण की लगातार खटखटाहट और एक शोरगुल रहता है। इस बीच आपने अपने कवि हृदय में क्या बदलाव महसूस किया? कवि हृदय में तो आप समझिए कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया हूँ, वैसे वैसे वो कविता जो है और प्रगाढ़ होती चली गई है। क्योंकि आमतौर पर क्या हो रहा है कि आदमी अपनी असलियत में नहीं है। जी हम दो दो जिंदगी जी रहे हैं, एक बनावटी बाहर जब जाते हैं, जी। और एक असली जिंदगी। जो हम हैं। हाँ, असली ज़िंदगी जब है, जब आप घर जाते हैं, अपनी पत्नी से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, वहाँ आपके क्या भाव होते हैं, क्या आपको टेंशन्स होती हैं, वो असली ज़िंदगी है। यहाँ बाहर आते हैं तो हम कोट पैंट पहन के, टाई पहन के, और दूसरों को भी दिखाते हैं, इम्प्रेस करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये ज़िंदगी दूसरी है। तो डबल स्टैंडर्ड हमारे हो गए, व्यवहार में भी हो गए, और उस वजह से। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर कोई आदमी, मतलब जैसे मैंने कहा अभी, कि साहित्य में एक ही खूबी है। तो गाँव, मतलब गांव के माहौल से जब आप निकले तो आपने इसको महसूस किया कि एक गांव का भूलापन और एक शहर की चतुराई। हाँ, और दूसरा भी ये कहते हैं कि एक कहीं प्रोवर्ब है कि सिटीज आर नॉट मेंट फॉर ओल्ड पीपल। अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, आई शुड गो समवेयर एल्स, जहाँ गांव हो, ये है वो, लेकिन नहीं जा सकते। बच्चे यहाँ पर हैं, पोते बेटे सब कुछ यहीं पर है, और जो सुविधाएं यहाँ हैं, 1 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है, 1 मिनट में फोन। तो आप शारीरिक तौर पर नहीं जा सकते, लेकिन आप मन से पहुंच जाते हैं गाँव में। हाँ, उस मन परिवेश गाँव में मन गाँव में अपनी कविता के जरिए। कविता के जरिए। सर, कवि से बिजनेसमैन बन जाना और बिजनेसमैन से कवि हो जाना कैसे किया? क्योंकि कवि और साहित्यकार होने की गहराई है एक तरफ, तो दूसरी तरफ बिजनेसमैन होने की चतुराई, एक कॉम्बिनेशन हाँ, जिसमें आपने अपनी उस साहित्यिक हृदय को बचाए रखा। मेरी जो आत्मकथा आई है अभी, जिसकी बड़ी चर्चा है और वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो रही है, उसके पहले पेज पर, जैसे जिल्द खोलेंगे आप, तो पहले पेज पर लिखा हुआ है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये पहले 2 शब्द वहीं लिखे हुए हैं जी उसके बाद किताब शुरू होती है। तो जहाँ तक, पहले मैं साहित्य में तो बहुत बाद में आया हूँ ना, मैं 2005 में आया हूँ। जब तक तो सब सेट कर दिया था बिल्कुल, बेटे फील्ड में आ गए थे, उन्होंने संभाल लिया था। फिर मैंने सोचा कि जो सत्ता है, किसी भी समय हो, अन्याय तो हमेशा मौजूद रहता है, और उसके प्रति हम कैसे आवाज़ उठाएं, तो मैंने अखबार निकाला। सर, किसने प्रेरित किया आपको साहित्य से, मतलब किसने जुड़ाव किया, नहीं। कैसे प्रेरित हुए कि आप लिखने के, मुझे लिखना है, अपने भावों को अब शब्दों में उतारना है? असल में क्या है कि ये जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है जी इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है। बिल्कुल। आप अगर गहराई से देखेंगे तो वहाँ से कविता भी निकलती है, गीत भी निकलता है, संवेदनाएं भी निकलती हैं, मनुष्यता भी निकलती है। प्रकृति में सब कुछ है। लेकिन
थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सोचने की ज़रूरत है। जी और मेरी तमाम कविताएं, मैं एक आध कविता और सुनाऊंगा आपको भी। जी बिल्कुल। कविता कहीं से बना नहीं सकते आप। और उसके लिए क्या है कि मैं, जैसे कई बार क्या होता है, मैं 4 बजे वॉशरूम के लिए गया तो मुझे 2 लाइनें याद आ गई। मैं अपनी स्टडी में गया और वहाँ मैं 2 लाइन लिख करके आ गया, सो गया। फिर उसमें मेरा दिमाग काम करता है 4 दिन 6 दिन, फिर वो गीत बनता है या कविता बनती है। अच्छा, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपको डायरी लिखने का बहुत शौक था। आपने लंबे टाइम तक डायरी लिखी है, क्या आज भी लिखते हैं? नहीं, आज बहुत कम लिख पाता हूँ। वैसे 1972 से जी डायरी लिखी मैंने। और मैं 30 दिन जेल में रहा, जॉर्ज फर्नांडीज के साथ था मैं। जी 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 तो रेलवे में हड़ताल हुई, जी जी। मजदूरों के लिए लड़ने वाला एक ही ऑफिसर था, वो मैं था सारी जी। रेलवे में। अच्छा। तो मुझे अरेस्ट करके फिर जेल भेज दिया गया। इंदिरा जी का टाइम था और एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई थी। विदाउट रीजन किसी को पकड़िए, जेल में डाल दिया। तो जेल से भी कुछ रचनाएं हुई या डायरी हाँ, लिखी? जेल से जो लिखे गए प्रकरण वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े प्रैक्टिकल थे वो। आप अपने जीवन के संघर्षों को कैसे देखते हैं और कौन से संघर्ष ऐसे हैं जो आपको नई जिजीविषा देते हैं, आज भी जीने की ललक पैदा करते हैं? वो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी को कभी आइडल नहीं बैठना चाहिए। जी जी अपने विचारों में, अपनी कलम से, अपने कागज पे निर्माण करते रहना चाहिए। चाहे वो निर्माण मकान का हो, चाहे निर्माण वो कविता का हो। तो मैं हर समय बिजी रहता हूँ। यानी लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ। आप कह सकते हैं मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मैंने कहीं लिखा भी है कि कार में बैठा हुआ पैदल सफ़र करता रहा। 31 साल आपने नौकरी करी रेलवे में। जी जी। उसके बाद अचानक आपको ऐसा क्या लगा कि अब मुझे कंस्ट्रक्शन में जाना है, बिल्डिंगें बनानी है? इसलिए कि मैंने आपको बताया ना कि जब मैं, जैसे रामलीला दिल्ली में भी होती थी, वहाँ चांदनी चौक के वहाँ पर जाते थे हम सर्दियों में। अब तो सर्दियाँ नहीं होती हैं अक्टूबर में, उस समय सर्दियाँ होती थी। मौसम बदले हैं ना, एक एक दो दो महीने आगे हो गए हैं। बिल्कुल। तो वहाँ लोग पड़े रहते थे सर्दी में। दिसंबर में मैं जा रहा हूँ साइकिल से, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ साइकिल पे जा रहा हूँ। तो मैं साइकिल, मेरे ब्रेक लग जाते थे, मैं देखता था एक आदमी पड़ा है और बोरी ओढ़ी हुई है और सर्दी बहुत पड़ रही है, और मैंने तो हाथ में दस्ताने भी हैं, हैंडल के ऊपर पकड़ा हुआ है। तो मैं कहता था, हे ईश्वर, एक दिन मुझे ऐसी शक्ति दो कि जितने ऐसे लोग हैं इनकी मदद कर सकूं। अच्छा। और वो परमात्मा के ही मेरे इल्हाम हुआ कि छोड़ो नौकरी, क्या करना है, डू समथिंग, बिजनेस। हाँ, बट डू समथिंग की बात थी, तो मैंने कहा करना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो अभी दृश्य बताया मुझे, तो क्या आप अपने बिजनेस के जरिए गरीबों की मदद करते, और करते हैं तो कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं? नहीं, अभी भी, अब मैं आज की बात बताता हूँ। हमारे 4 स्कूल हैं। तो गौड़ इंटरनेशनल स्कूल जो गौड़ सिटी के अंदर है, उसमें 5000 बच्चे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। अब वो बनावटीपन तो सब लोग कर लेते हैं, ये दिखाने के लिए मैं एक बिल्डर हूँ, मैं भी ऐसे थोड़ा बहुत कर देता हूँ। CSR अपना जो खर्च हमने करते हैं। थोड़ा बहुत नहीं किया। फिर हम तो लग गए कि भाई बेटी, कौन सी बेटियाँ, जो बाहर सब्जी बेच रहे हैं उसकी बेटी, मेरे ड्राइवर की बेटी, इलेक्ट्रीशियन की बेटी, उनको तो एडमिशन मिलेगा नहीं। तो आप सबको फ्री में वहाँ पे एजुकेशन हमने सबको कलेक्ट किया। 20 लड़कियों शुरू हुआ, फिर 2 महीने के बाद 20 और मिल गई। अब वो कहते हैं, बाबू जी हम खाएंगे कैसे, हम तो यहाँ ये हम खाना खाने जाते हैं तो लड़की यहाँ बैठती है। मैंने कहा बेटा कोई इंतजाम करो, ये पढ़ जाएंगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, सुधर जाएगी। आज यकीन करेंगे आप, 400 लड़कियों को हम, तीन लड़कियाँ तो NDA में चली गई हैं आपके स्कूल से पढ़ के? हमारी वो लड़कियाँ गरीब तबके की जो थी। हाँ, दूसरी लड़कियां तो कोई IAS, कोई कहीं जा रहा है। और करीब 5 साल में, 6 साल में हमारा स्कूल 4th नंबर पे था। अच्छा, आपने गुरुकुल भी खोला है, मैंने सुना है गुरुकुल भी है, तो ये ख्याल कैसा है कि अपनी पुरातन संस्कृति, अपने सनातन के प्रति काम करना है? हाँ, ये कहाँ से ख्याल आया गुरुकुल? उसमें ललित जी ऐसा था कि हमारे समाज में जो पंडित लोग हैं जी। तो जैसे मेरे यहाँ कोई भी पूजा होती तो पंडित हम बुला लाते हैं मंदिर से। और हम खुद पंडित हैं, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। ब्रह्म सो जानाति ब्राह्मणा। जी जी।
जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण, चाहे वो ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, कोई हो। तो मतलब संस्कृत को बचाने और उसके अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाने के लिए आपने ये तो हमने कहा कि असली पंडित लाओ। जी जी तो हमने गुरुकुल खोला, इसमें MA तक वेद पढ़ाए जी जाएंगे जी। और ये सब फ्री है हमारे यहाँ। सर मेरा एक सवाल है, सोशल मीडिया के इस दौर में कविता और कहानी को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मेरे वक्त भी कम है, मुझे जल्दी में बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं। नहीं, मैं तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं कोई रचना की लिखता ऐसा लगता है कि गंभीरता कम हुई है सोशल मीडिया के दौर पे साहित्य की, कविताओं की, हाँ, और नहीं, दिखावटीपन ज़्यादा आ गया है। नहीं, दिखावटीपन तो आप अगर फेसबुक पर या उसको देखें सोशल मीडिया में, और एक बार मैंने लिखा भी कि मैंने कि ये इतनी भीड़ जो सोशल मीडिया पे कुंभ लगा हुआ है, इसमें कवि कितने हैं, कवित्री कितनी है? तो लोगों को बुरा भी लगा, कुछ अच्छा भी लगा। यानी वो मेरे को भेज देते हैं कि सर ये हमने गीत लिखा है, मैंने ये गीत है ही नहीं, तो चिढ़ जाते हैं लोग कि हमने इतनी मेहनत से गीत लगा और गौड़ साहब ने कह दिया ये गीत ही नहीं। अच्छा, साहित्य को लेकर कोई विवाद भी है आपके साथ? अक्सर नहीं, साहित्यकारों के साथ होते हैं। असल में दिल्ली में ग्रुप बने हुए हैं साहित्य की। और मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा, ये जो आप ये साहित्य की हर चीज़ की एक राजनीति होती है जी, ये साहित्य की जो आपने बताई गठजोड़ वाली राजनीति, इसको कैसे देखते हैं आप? ये नुकसान कर रही है साहित्य को या नए प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही? साहित्य को नुकसान कर रही है। इनमें से जो बनावटी लोग हैं वो कोई ये सम्मान ले लो, वो सम्मान ले लो। आज आप ये कह दो कि भाई हम एक कवि सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें हम इनको सम्मानित करेंगे, ऐसे लोग हैं अपना पैसा खर्च करेंगे। अगर आप ये कहेंगे भी 2000 रुपये एंट्री है तो वो भी दे देंगे, लेकिन उन्होंने सम्मानित कर दीजिए। नहीं मतलब लेखक को क्या मिलता है सर? मैं देखता हूँ रॉयल्टी भी नहीं मिलती है, नहीं, लेखक परेशान रहता है। एक स्वांत सुखाय के अलावा और बस स्वांत सुखाय जो शब्द आपने कहा ना जी, मेरे मेरे को तसल्ली जब होती है कि मेरा लिखा हुआ लोगों के पास जा रहा है और उनको कुछ समझा रहा है और उनके दिल को छू रहा है। मतलब हर किसी एक लेखक की जीवन में ऐसा दौर आता है, उसका मन करता है कि उसकी रचनाओं को कोई पढ़े, कोई सुने, कोई उसका पाठक हो। कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ कि मैंने जो लिखा है आज मैं इसको सुनाऊं, बड़ी अंदर से जो फील आया कि आज मैं किसी को सुनाए, परिवार को कोई सुन ले? मैं तो अगर कोई सुन लेता है तो अच्छा लगता है, और नहीं तो मैं अपनी बुक जो आती है मेरी किताब उसमें आ जाती है। अच्छा सर, आपने 31 साल तक गाय रखी जब आप सरकारी क्वार्टर में रहते थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि अब 31 साल तक आपने गाय रखी और गाय की सेवा भी करी। तो अब आप जहाँ रहते हैं अभी मन करता है गाय पालने का या रखने का? मैंने यहाँ गाय पाली और अपने फार्म हाउस के ऊपर मेरे पास 9 गाय थी। उनमें से एक ऐसी बीमारी आई कि 3 गाय मर गई। तो मनोज ने कहा पापा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको हम दे देते हैं। उसमें बिल्कुल फ्री, बहुत अच्छी गाय, 50-50 हज़ार रुपये की गाय, सब गौशाला में दे दी वहाँ पर। सर आप अपने बचपन के परिवेश के बारे में कुछ बताइए, और इसके साथ ही आप जो बचपन में जब आपके ज़माने में जो पढ़ाई थी, आप पहाड़े बहुत अच्छे सुनाते हैं, थोड़ा सा अगर उसको सुना दीजिए उस जमाने। इतना सब कुछ कहाँ से मिला आपको? मैंने बहुत रिसर्च किया है और मेरे पे सवाल काफ़ी है, लेकिन समय की सीमा है अपनी एक, लेकिन वो पहाड़ा जरूर सुनना चाहूँगा मैं। ऐसा था कि आपका तो खैर जन्म भी नहीं है और आपके फादर की क्या एज है मुझे मालूम नहीं। 1947 जब भारत का टुकड़े हुए दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उस समय मेरी उम्र 10 साल, 10.5 साल की थी। तो नेहरू जी को मैंने ऐसे देखा जैसे आप बैठे ना, क्योंकि सब लोग खड़े थे। ये जो लाजपत राय मार्केट है चांदनी चौक में, ये इसको बनना था। सब रिफू जी उनको घेर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ मार्केट बनानी है। तो नेहरू जी कोई इंजीनियर नहीं थे, उन्होंने अपने पीओ को कहा भाई कल यहाँ मार्केट्स की डिमार्केशन करा, आप जाएंगे देखें तो बेतरतीबी बनी हुई है। तो नेहरू जी ने कहा कि ठीक है यहाँ बन जाएगी। तो जब नेहरू जी उनसे बात कर रहे थे तो मैं लोगों को टांग में से निकल के और ऐसे खड़ा हो गया नेहरू जी के सामने। अच्छा। तो उन्होंने मेरे हाथ ऐसे किया और मैंने देखी वो पर्सनालिटी अभी भी मेरे दिमाग में है। लाल गुलाब लगा हुआ है, अचकन पहनी हुई है, टोपी लगी हुई है। तो वो जमाना था कि वो हमने और पहाड़ी स्कूल में पहाड़ी की ये बात है कि यहाँ जब वो हो गया, दंगे हो गए, तो हमारे पिताजी भी रेलवे में थे। उन्होंने कहा बेटा गाँव चले जाओ। तो मैं और मेरी माँ गांव चले गए। यहाँ हम तीसरी में पढ़ते थे, वहाँ पंडित जी बोले भाई वहाँ की तीसरी और हमारी तीसरी में तो बहुत फर्क है। अच्छा। अब तो हम तुम्हें तीसरी में लेंगे। तो तीसरी में ले लिया। लेकिन मैंने देखा कि पंडित जी डंडी उससे मारते हैं। ये तो मेरे ग्रैंडफादर मौजूद थे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने। तो उन्होंने बैंत उठाया कि पढ़ने नहीं जाएगा, और बस हम डर के मारे बस्ता लेके चले गए।
तो वहाँ पहाड़े क्या थे, अभी मैं अपने पोतों को उनको सुनाता हूँ तो बहुत बहुत हंसते हैं। तो वो कहते थे 1 पाव पाव, 2 पाव, 3 पाव, वो था 1 ढाम ढाम 2.5 का पहाड़ा। हाँ। अब 2.5 का पहाड़ा आप कहेंगे कहाँ से आया? 2.5 का सही वो बात। इसलिए आया कि जो हमारे यहाँ गुड़ बनता है, हाँ। उसकी जो वो बनाते हैं ना, एक उसका वेट 2.5 किलो होता है। अच्छा अच्छा, भेली जो होती है वो। हाँ हाँ, भेली। हाँ। भेली शब्द से हाँ। तो 2.5 सेर होता है, वो किलो नहीं। हाँ। किलो तो था ही नहीं उन दोनों। हाँ। तो फिर कहते थे वो बिकती थी जब उसमें जाके मंडी में, तो जी जी। वो हिसाब लगाते थे कि जी 5 भेलियाँ आपकी, 5 नाम 7.5, ये लो 7.5, 7.5 किलो हो गया, उसके पैसे ले लो। अच्छा, उस जमाने की पढ़ाई मतलब बहुत हाँ, अलग तरह की थी। 1 ढाम ढाम, 2 ढाम 5, 3 ढाम 7.5, 4 ढाम 10, 5 ढाम 12.5, 6 ढाम 15। और आज के जमाने में डाम को कोई समझेगा ही नहीं। अच्छा सर, जो और नए फिर एक और बात बता दूं, आज के कोई विद्यार्थी नहीं मिलेंगे आपको, हाँ। 3.5 का पहाड़ा होता था। अच्छा। 3.5 का पहाड़ा, हाँ। तो उसको औंटा कहते हैं। हाँ। 1 औंटा, औंटा 2 औंटा, ढोंचा, पता नहीं है क्या क्या तो। और सब रटा, आपने सब याद किया। सर, युवा लेखकों को और बिजनेसमैन को, युवा लेखक और जो बिजनेस करने वाले, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा लेखक और बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन, बिजनेसमैन भी युवा। हाँ, युवा। देखिए, मैं फिर लौट करके उसी बात पे आता हूँ कि आप व्यापार कोई भी करें, पहले बिजनेसमैन की बात करता हूँ, उसमें एक ईमानदारी बरतें। अगर आपके व्यापार में ईमानदारी नहीं है तो कुछ दिन चलेगा, चमकेगा, बहुत चमकेगा, और फिर वो इतना धूमिल हो जाएगा वो सोने से लोहा बन जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं। ईमानदारी। अच्छा, आप नए लेखकों को पढ़ते हैं? अभी भी पढ़ते हैं लेखकों को? हाँ, नए लेखकों को कम पढ़ता हूँ मैं। पुराने लेखक को। आपका प्रिय लेखक कौन है? हा? प्रिय लेखक आपका प्रिय? मेरे प्रिय लेखक तो अब समझो कि है नहीं, शिवानी थी। हाँ, गौरवपंत और शिवानी। प्रेमचंद रहे जी। और एक वो थे जिन्होंने वैशाली की नगर वधु लिखी है, आचार्य चतुरसेन जी। वो कभी आपको जीवन में किताब मिले, 900 पेज की किताब है, स्टॉल पे तो मिल जाती है 100 पेज वाली। उसे पढ़ेंगे 900 पेज पढ़ी आपने? 900 पेज की किताब है वो। और ये है ना, ये जो बर्मा है, ये हमारे भारत का टुकड़ा है, 1935 में अलग हो गया। उसी तरह से श्रीलंका, बर्मा, जावा, सुमात्रो, बोर्नियो, थाईलैंड, ये सब हमारे, भारत देश तो विशाल था ना। ये सब लेखक की कहते हैं राजनीति होती है, आपकी भी कोई अपनी एक राजनीति विचारधारा है? मेरी कोई, हाँ, मेरी राजनीतिक विचारधारा है जी। मैं, अगर आप मुझसे कहें तो आप, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, लेकिन मोदी जी मुझे बहुत प्रिय हैं। क्यों? मतलब उसका कारण क्या है? नहीं, उनके पास एक विजन है, और दूसरा ये है कि उनके पास ज्ञान है। आप देखिए, मोदी जी भी लेखक है, 1400 वो कवि हैं। कवि। हाँ, और जिस देश का जो हेड है जी, वो कवि होगा। जैसे अटल जी को ले लीजिए आप जी। अटल जी एक कामयाब प्रधानमंत्री थे, मोदी जी एक कामयाब प्रधानमंत्री हैं। आज सारे देश उनको गले लगाते हैं। एक समय वो था जो हमने देखा, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जाता था, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर आगे आगे चलता था, वो पीछे घिसटता हुआ चलता था। और आज वो है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट खड़ा है कि मोदी जी उतर रहे हैं, तो वो गले लगाने के लिए तैयार है। सर, साहित्य वापस लौटते हैं। किसी साहित्यकार के साथ पुराने, आपकी कोई स्मृति है जो आपको बहुत पसंद हो पुराने साहित्यकारों के साथ? पुराने साहित्यकारों में तो डॉक्टर रामदास मिश्र हैं, 101 साल के अभी भी हैं, जीवित हैं, अभी भी हैं। उनके साथ आपका मतलब मिलना जुलना है? हाँ, मिलना जुलना क्या, जैसे मेरा अखबार जाता है उसमें मेरी एक कविता होती है, तो फोन आएगा उनका। अभी 4 दिन पहले ही फोन आया कि भाई तुमने ये लिखा है कि पहले जाने हुए दिन कहाँ गए। कहने के मैं बहुत सोचता रहा। वो है आपकी कविता मेरे पे बहुत बहुत सुंदर। ये कैसा नया चलन आया, यह मौसम नया नया आया, कर डाली छलनी रिश्तों की, यह चलकर पश्चिम से आया। ये मतलब पश्चिम हो गया, आपका गांव का परिवेश हो गया, ये बहुत दिखता है आपकी रचनाओं में। मतलब गांव की स्मृतियों से, बचपन के परिवेश से, मतलब ऐसा लगता है कि अभी भी आपके दिल में वो चीजें बड़ी बसी हुई है सारी। रामदास मिश्र क्यों मेरे मित्रों में है, या मैं उनका सम्मान करता हूँ, मित्र तो नहीं कह सकता, मैं उनकी पूजा करता हूँ एक तरह से। मतलब ये समझिए कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं। वो गांव से जुड़े हुए हैं, आज भी उनकी कविताओं में गांव है, और इसलिए मेरे साथ उनकी ट्यूनिंग, मुझे फोन करते हैं कि भाई गौर तुमने ये बड़ा अच्छा लिखा है, भाई ये बड़ा अच्छा लिखा है।
तो बाकी तो बादरूप राही है, वो हमसे 15 दिन बड़े हैं, वो गजलकार हैं, कविता नहीं गीत, पहले गीत लिखते थे। 88 साल उम्र होगी अब, मतलब अभी भी मतलब आपको पसंद है कि आप साहित्य मंचों पर जाएं, लोग आपको सुने, आप अपने साहित्य के ऊपर कुछ लोगों से बातचीत करें? ऐसा है, मैं क्योंकि आप मुझसे कहते हैं आप बहुत कम मंचों पर जाते हैं अब। मैं उसमें बहुत चूजी हूँ। अच्छा। जो बहुत सम्मान से बुलाता वहाँ जाता हूँ। क्यों कि मंच पर कामयाब होने के लिए कवि के पास 2 चीज़ होनी चाहिए। एक तो वो गलेबाज होना चाहिए, गला बहुत अच्छा होना चाहिए, एक चुटकुले होने चाहिए उसके पास। मैं जो साहित्य को चुटकुले में ले जाते हैं उनसे मैं हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ। चुटकुले अलग हैं, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए वो चीज़ अलग है, अलग विधा है। अब साहित्य को क्यों चुटकुले में तब्दील कर रहे हैं? साहित्य तो साहित्य। सर, एक लेखक जब लिखता है तो वो विचार प्रक्रिया कैसे उसके अंदर पनपती है? बहुत सारे लोग लगते हैं कैसे लिख लेते हैं, मतलब ये सवाल सब पूछते हैं कैसे लिख लेते हो, हम तो नहीं लिख पाते। मैंने आपको पहले में शुरू में बताया था कि अगर कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ अगर एक ऐसा आदमी है जो आपके यहाँ पर रिपेयर कर रहा है, कारपेंटर का काम करता है, उससे कहो भी तुम एक कविता लिख दो, जिंदगी में नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसका वो काम नहीं है, उसने कभी सोचा नहीं है। और जिसने कभी सोचा नहीं है जिंदगी के बारे में वो कविता नहीं लिख सकता। मतलब कविता लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए आपको जिंदगी की समझ भी होनी चाहिए, और मनुष्यता के लिए या किसी के लिए भी दर्द होना चाहिए। ऐसा कोई पल आप अपनी जो रचनाओं को लेकर कभी भावुक हुए हों, आंखों से आंसू निकले हों? बहुत बार होता है कि जो लिखता है लेखक कई बार बहुत भावुक हो जाता है, अपनी रचना को लेकर ही आंसू निकलने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन यह है कि मैं भावुक काफ़ी हो जाता हूँ जी कविता को लेकर के। और तमाम प्रकृति से मैं देखता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ कि एक मैंने नया प्रयोग किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कविता में और गीत में, कविता होती है मुक्त छंद, और मुक्त छंद में रिदम नहीं होता। बिजनेस में जब आपको कभी कठिनाइयाँ आई होंगी तो साहित्य क्या आपके लिए सबल बना? नहीं, वहाँ साहित्य नहीं, बल्कि वहाँ बुद्धि का प्रयोग ही सफलता दे पाता है। साहित्य तो एक आदमी को मतलब मैं कहता हूँ कि किसी समाज को या उसके आसपास लोगों को ढालने के लिए कविता बहुत ज़रूरी है, गीत बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर आपका जो कौशल है, बुद्धि कौशल, वो काम आता है। अमूमन देखा गया बहुत सारे लेखकों से हम बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि मुझे संस्कार लेखन के अपने घर से मिले, या तो माताजी पढ़ती थी या पिताजी पढ़ते थे साहित्य। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी कहानी है? जी नहीं, मेरे परिवार में कोई कवि नहीं था और कोई साहित्यकार नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मुझे, चूँकि मेरी जो सर्विस लाइफ है वो ऐसी रही कि मैं जंगलों में काफ़ी रहा। अच्छा। यानी 7 साल मैंने सर्वे किया है घोर जंगलों में मध्य प्रदेश के अंदर। जी। तो पहले ईश्वर का रियलाइजेशन मुझे वहाँ हुआ कि वास्तव में भगवान होता है। पहले नहीं मानता था मैं। अच्छा, उससे पहले नहीं मानते थे? उससे पहले नहीं। ये कौन सा दौर है आपके? 30 साल से नीचे का दौर है या उसके ऊपर का? ये समझिए कि सन 60 से लेकर 67 तक। अच्छा। 7 साल। तो 60 में मेरी उम्र क्या रही होगी? 1936 का मेरा जन्म, तो 60 में से 36 घटा दीजिए। हाँ, वही उसी उम्र में वही क्रांतिकारी जो जी। अच्छा, तो फिर आपको लगा कि ईश्वर होता है? हाँ, ईश्वर होता है, ये वहीं रियलाइजेशन हुआ। बिजनेसमैन से साहित्यकार बन जाना, मतलब ये कैसे किया आपने? बस मेरा आखिरी सवाल है। ये मैंने नहीं किया ललित जी, ये परमात्मा ने ही कराया। हाँ, ये मैंने महसूस किया कि इंजीनियरिंग में वो आनंद नहीं है जो साहित्य में है। ये मैंने महसूस किया। इंजीनियरिंग रोटी देता है, साहित्य मानसिक संतोष देता है। साहित्य रोटी नहीं दे सकता, मतलब ये मानते हैं आप? नहीं, साहित्य रोटी देता भी है, भारत फॉरेन कंट्रीज में देता है। साहित्य से बहुत रोटी क्या, लोग बड़े अंग्रेजी साहित्य जो है उसका अच्छा बिक्री है और अच्छा उसका रॉयल्टी भी मिलती है हिंदी के साथ, लेकिन थोड़ा सा ये जो भाव, वो उपेक्षा का जो, उसके लिए बहुत लंबा चैप्टर है। हमारे लोगों ने ही उसकी हिंदी की वैल्यू कम कर दी। आज भी हमारे पोते क्या, दूसरे लोग भी, मतलब जितने भी हैं, सब इंग्लिश में बोलना ज़्यादा अच्छा समझते हैं अपने भाव को एक्सप्रेशन करने के लिए। लेकिन भाव तो अपनी भाषा में ही एक्सप्रेशन होते हैं, मेरा ये मानना है। सर, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपका कार्यक्रम बहुत सुंदर लगा और सबसे बात आपकी वार्ता बहुत अच्छी लगी। आई एम इम्प्रेस्ड। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।